हेलो दोस्तों, फिर से सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर पैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो उनके जो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सीरीज़ चल रही है हमारे साथ इस चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? देखिए, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए, तो इसमें जो जैन धर्म के संस्थापक हैं भारत में, सबसे पहले कौन है? ये कौन है? ये इन्होंने की थी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने जो जैन धर्म की स्थापना की थी। अब इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे ये 24वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। और अब बात आती है 24 नंबर के, तो पहले नंबर के कौन है? तो पहले जो नंबर के हैं वो हैं कौन? ऋषभ देव। ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जो 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, 23वें हैं, चौथे हैं, यही तीन इस पूछे जाते हैं। तो इनकी आप ज़रूर याद रखिएगा ये कौन से नंबर के हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ? कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम में, याद रखिएगा। और इनके जो बचपन का नाम था ये था वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और इनके पिता थे सिद्धार्थ। इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो इतनी जानकारी आप अभी के लिए काफ़ी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन, अब अगला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। अगला जो क्वेश्चन है अगला है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल, कुषाण वंश, मौर्य वंश या चालुक्य वंश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल का समय था, तब ये अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर इनके अजंता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में। तो ये किससे संबंधित हैं? ये जो संबंधित हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ बौद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएँ यहाँ पर इस गुफा में बनी हुई हैं। बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसमें बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म से भी। इसमें जैन धर्म की भी जो कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं बौद्ध धर्म की। तो यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा अजंता की गुफाओं का काल? ये हो जाएगा गुप्त काल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक थे निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? अब ये पूछा है कि कौटिल्य जो थे वो किस शासक के समकालीन थे। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनके शासन में थे। इनके शासन में क्या थे? एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक मंत्री हुआ करते थे। ये कौन? चाणक्य। तो कौटिल्य किसको कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं चाणक्य को। कौटिल्य कहा जाता है, याद रखिएगा। ये इन्होंने क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनको तैयार किया था किससे बदला लेने के? ये लिया था घनानंद से बदला लेने के लिए। घनानंद से बदला लेने के लिए ये जो चाणक्य हैं इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। क्योंकि घनानंद क्या है कि घनानंद ने चाणक्य को एक बेइज्जती करके अपने दरबार से भगाया था। पहले क्या है, उन्हीं के दरबार में ये काम किया करते, एक मंत्री के रूप में काम किया करते थे। लेकिन वहाँ पर उसने बड़ी ही बेइज्जती के साथ उनको भगा दिया था। और इसी से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपने ढाल बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया। और फिर चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो ये सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, भारतीय सभ्यता मानी जाती है पुरानी। अब यहाँ पर बात करें कितने साल पुरानी है? तो ये है 6500 साल पुरानी है। और ये, लेकिन अब ये पूछ लेते हैं विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी है? ये है सुमेरी सभ्यता भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन भारत की पूछा है तो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? हाजी बेगम। हाजी बेगम को ही क्या कहा जाता है? हाजी बेगम को ही हमीदा बानो कहा जाता है। हमीदा बानो, हमीदा बानो हाजी बेगम को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये कब बना था? ये 1562 ईस्वी 1562 ईस्वी में बना था। और कहाँ पर बना हुआ इसका मकबरा? इनका मकबरा बना हुआ है दिल्ली में, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस जन आंदोलन की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को यह मंत्र दिया था? तो जब ये करो या मरो का नारा जो हुआ था, ये किस समय हुआ था? तो ये जो हुआ था कब, किस आंदोलन के समय हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था, ये भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पर कुछ बात की जाए कि गांधी जी का पहला जो अभियान था, पहला जो आंदोलन था वो कौन सा था? वो था चंपारण। चंपारण आंदोलन था। ये कब हुआ था? 1917 में। और ये किससे संबंधित है? ये चंपारण नील की खेती से, नील की खेती से। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किसके विरुद्ध किया था? देखिए राजा राम मोहन राय ने ये एक जो आंदोलन किया था वो किसके विरुद्ध किया था? ये किया था सती प्रथा की बुराई के लिए। ये सती प्रथा की बुराई के लिए किया था। लेकिन जब ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चला था, इन्होंने राजा राम मोहन ने चलाया था, तो उस समय मतलब ये उस समय उसका समय क्या था? वो था 1829 था। और उस समय जो गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, विलियम बेंटिक। उस समय कौन थे? विलियम बेंटिक। चलिए तो इसकी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सती प्रथा की बुराई के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में अपने किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था? असहयोग का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा 6 अगस्त 1945। लेकिन अब यहाँ पर जब 6 अगस्त 1945 को ये जो गिराया था कब हिरोशिमा पर, किसने गिराया था? ये गिराया था अमेरिका ने। अमेरिका ने गिराया था कहाँ पर? जापान पर। जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने गिराया था, ठीक है, अमेरिका ने। फिर 2 दिन बाद ही एक बम और फेंका गया था, जो कि 9 अगस्त को फेंका गया था। लेकिन इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6 अगस्त 1945 हो जाएगा। लेकिन 9 अगस्त 1945 को एक बम और फेंका गया था, वो गिरा था नागासाकी पर। नागासाकी पर, याद रखिएगा। तो 2 बम गिराए हुए थे अमेरिका ने ही। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला बम हिरोशिमा पर गिरा था 6 अगस्त 1945 को, और अगला 9 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की झील है। अब ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है राजस्थान में। ये पड़ती है राजस्थान में। राजस्थान में ये पड़ती है। और जो डल झील है, यहाँ पर डल झील की बात करेंगे। डल झील कहाँ पड़ती है? ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में। और बुगलर झील भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। लेकिन चिल्का की बात करते हैं तो चिल्का कहाँ पड़ती है? ये हमारी पड़ती है उड़ीसा में। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रे किन 2 देशों से जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा जो है किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए ये खैबर दर्रा जो रास्ता जाता है, ये कहाँ पड़ता है? दोनों देशों के बीच में ये पड़ता है खैबर दर्रा। चलिए अब ये खैबर दर्रा जो खैबर दर्रा है किस शहर के पास बसा हुआ है? तो ये है पेशावर। कहाँ पर है ये? पेशावर, याद रखिएगा, पेशावर के पास ही ये खैबर दर्रा है, पेशावर। ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान का जो है एक शहर का नाम है पाकिस्तान का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध,
अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा, देखिए कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, मालप्रभा है। तो यहाँ पर जो अलमाटी बांध बना हुआ है ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। अब यहाँ पर कृष्णा नदी की बात करें तो अब ये जो कृष्णा नदी पर जो बांध बना हुआ है, तो अब देखिए जो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? ये है टिहरी बांध है। ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। अब सबसे लंबा भी आता है, सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये है हीराकुंड बांध है ये हीराकुंड। ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा में पड़ता है ये। अब ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है महानदी पर। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटराइट जो मिट्टी है वो किस राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कर्नाटक और तमिलनाडु में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है बताइए आप? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से ये गोदावरी नदी निकलती है। अब महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है ये भी समझ लीजिएगा। ये महाराष्ट्र में जो नासिक पड़ता है, नासिक, याद रखिएगा कि नासिक जो पड़ता है, नासिक के पास ही एक वो है त्र्यंबकेश्वर ये पड़ता है। तो वहीं से ये नदी निकलती है। लेकिन ये निकलती है नदी है तो कहाँ गिरती कहाँ पर है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिले जो नासिक के पास पड़ता है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पड़ता है, वहाँ पर ही ये नदी निकलती है, गोदावरी नदी। और ये गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। चलिए नदियों के बारे में नदियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं तो आप नदियों को पूरा पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1967, 1968, 1969, 1971। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उस समय अब पूछ लिया जाता है कि जब जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे वो क्या थी? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कर लगाना निम्न में से किस नीति में आता है? कर लगाना किस नीति में आता है? तो ये आता है राजकीय कोष नीति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। राजकीय कोष नीति में कर लगाना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 रुपये या इससे अधिक रुपए की मुद्रा नोट की देनदारियाँ किसकी हैं? यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि 2 रुपये से अधिक के नोट, 2 रुपये या 2 से अधिक के नोट पर किसके साइन होते हैं, हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो ये आप सभी को पता है। तो ये किसके होते हैं? ये होते हैं RBI, यानी कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 रुपये के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं जो सचिव के होते हैं, वित्त सचिव यानी भारत सरकार के जो होते हैं ये होते हैं, साइन होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला है भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो इसको भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहते थे? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो नाम कब दिया गया था RBI? इसका जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इसका जो नाम कब रखा गया था? ये रखा गया 1955 में। याद रखिएगा, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रास्फीति किसके कारण होती है? मुद्रास्फीति किसके कारण होती है? इसका जो राइट आंसर है पैसे की आपूर्ति के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है कौन होता है? ये होता है
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। चलिए, और इसमें क्या होता है, और जो अध्यक्ष होता है, अब पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्यसभा में। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो राज्यसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होता है, सभापति और उपसभापति होते हैं इसमें। और अभी तो जो सभापति है वो कौन है, जो इसका कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अब ये सब राज्यसभा का जो वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये भी अभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 अनुच्छेद, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, ये है कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले जो यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं आपको कि ये जो सभापति थे, जो अभी पहले जो सभापति थे वो कौन थे, पहले थे डॉक्टर राधाकृष्ण पहले सभापति थे, जो कि पहले उपराष्ट्रपति भी माने जाते हैं, पहले उपराष्ट्रपति हैं ये। और इसमें यदि बात की जाए राज्यसभा की सबसे अधिक संख्या क्या हो सकती है, अधिकतम संख्या क्या होती है, 250 मेंबर होते हैं, जो कि 12 संख्या होती है, 12 जो व्यक्ति होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, और इसके सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हमने देख ही लिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है कोलकाता। क्या है, कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक कहा जाता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संविधान का संरक्षक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन है, संविधान का मसौदा कब बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान, क्वेश्चन ये है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि कुल 2 सदन होते हैं, लेकिन तीसरा जो होता है वो राष्ट्रपति खुद होता है। लेकिन यहाँ पर जो सभा होती है वो वो जो भंग की जाती है, एक तो राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। लेकिन लोकसभा जो होती है भंग कर दी जाती है किसी भी सदन के द्वारा, लेकिन जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती है, याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 250 सदस्य होते हैं, और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है इनके सदस्यों का कार्यकाल। चलिए, और इसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिर का किसका व्यावसायिक नाम है। सिर का किसका व्यावसायिक नाम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक अम्ल, ये जो होता है सिरके का रासायनिक नाम है, व्यावसायिक नाम है। अब यहाँ पर इसे किस नाम से भी जानते हैं, तो इसे जानते हैं एथेनॉइक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, विटामिन सी को ही, इसका जो जो विटामिन सी का है जो रासायनिक नाम है वो क्या है, विटामिन सी का, विटामिन सी का रासायनिक नाम है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और जो ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है ये किस काम में आता है, ऑक्जेलिक जो अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल ये किस काम में आता है, तो ये है जो कपड़ों में धक्के लगते हैं ना, उनको साफ करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई। तो ये किस गैस के कारण हुई, यहाँ पर मतलब ये जो गैस जो हुई थी, कांड हुआ था भोपाल में, ये कब हुआ था पहले ये जान लीजिए। तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। अब ये कौन सी गैस रिसी थी, ये गैस रिसी थी कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट
का रिसा हुआ था जो भोपाल में, इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी। लेकिन उस समय पूछ लिया था कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर पूछ लिया जाएगा जो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? तो ये थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट जो कि 28 नंबर का क्वेश्चन है। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? देखिए पेलाग्रा एक बीमारी है, ये होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से होता है ये। अब ये किसकी कमी से होता है? तो ये इसमें जो नाम है इसका क्या होता है? इसका जो विटामिन B3 का इसका जो रासायनिक नाम है इसको क्या कहते हैं? ये है नियासिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ये नियासिन जो होता है विटामिन बी का ही कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मानव बच्चे के पास कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए बच्चे की बात करें, शिशु की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 270, यानी कि लगभग क्वेश्चन इसमें अभी भी आता है 300 के आसपास भी मानी जाती हैं, 300। चलिए तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लेकिन मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में होती हैं कितनी? जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डी होती हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों में छोटी हड्डियां होती हैं वो बड़े होकर वयस्क होकर क्या होती हैं? वो आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए 206 ही रह जाती हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डायनोमो एक उपकरण है। इसका काम क्या होता है? देखिए डायनोमो क्या करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चन बनेंगे वो 5 क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ उसके समसामयिक के भी बनेंगे, भूगोल के भी बनेंगे, इतिहास के भी बनेंगे, अर्थशास्त्र के भी बनेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पर अपने रेशियो में बनते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएँ, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और इसी तरह की वीडियो का एंजॉय करते रहें। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।